अब तक आप लोगों ने सुना कि कैसे 2007 साल तक अपने पहले प्यार को दिल में बसाए रॉनी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसे अब भी पाखी से ही मोहब्बत थी और वो किसी और को अपने दिल में जगह बनाने देना नहीं चाहता था। तभी एक रॉन्ग नंबर से आए कॉल ने उसको फिर से प्यार की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। रॉनी और सानिया दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले प्यार करने लगते हैं, मगर तभी रॉनी को एक बढ़िया नौकरी का अवसर मिलता है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। अब सुनते हैं आगे की कहानी। लगभग आधे घंटे बाद जब मैंने फोन ऑन किया तो पाया रात के 3 बजे से सानिया के 5 मिस कॉल थे और एक मैसेज भी था। झट से इनबॉक्स खोलकर मैसेज पढ़ना चाहता था, लेकिन अगर कोई काम आपके लिए बहुत जरूरी हो तभी आपका फोन आपसे अपनी सारी दुश्मनी निकालने पर तुला रहता है। जितनी बार मैसेज बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों फोन हैंग हो जाता था। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन किया कि फोन को उठाकर पटक दूं। उसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। 3 बार फोन को रीस्टार्ट किया, तब कहीं जाकर मैसेज बॉक्स खुला। मैसेज सानिया का ही था। लिखा था, सॉरी, कल से मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, पापा ने दुकान में रख छोड़ा था। आज रात को आते समय पापा इसे वापस लेते आए। मैं जानती थी कि तुम परेशान हो रहे होगे। जब जागो तो एक बार फोन कर लेना। मैं मोबाइल लेकर घर से भागा। दौड़ती हुई उसका नंबर मिलाने लगा। घंटी बजी, उसने फोन उठाया और मेरे कुछ बोलने के पहले ही बोल पड़ी, सॉरी। मैं तुम्हें बता नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। मैं बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, हाँ मगर थोड़ा डर जरूर गया था कि पता नहीं तुम सही हो या नहीं। मगर चलो, जब तुम ठीक हो तो बाकी सब ठीक ही होगा। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। वो क्या है ना कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए मुझे कलकत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। नौकरी बहुत अच्छी है और मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन जाने के पहले तुमसे कुछ पूछ लेना चाहता हूँ और समझ लेना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? पूछना यह है कि क्या तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो? देखो, हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जताई और ना ही मैंने कभी तुमसे मिलने की बात ही की। लेकिन चूंकि मैं ये नौकरी कर लेना चाहता हूँ और अपने पांव पर ढंग से खड़ा हो जाना चाहता हूँ, तो तुमसे एक बात पूछनी है। सानिया, क्या तुम मेरा इंतजार कर पाओगी? क्या हमारा यह प्यार दूरियों में भी रह पाएगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मैं जानता हूं कि ये बातें तुम्हें अटपटी लग सकती है, लेकिन इसके पहले कि मैं यह शहर छोड़कर जाऊं और दूसरे शहर में अपना आशियाना जमाने की सोचूं, क्या मैं तुम्हें उस आशियाने में अपने साथ रखने की गुस्ताखी कर सकता हूं? सिर्फ सुनती रही, कहा कुछ नहीं। मैं जब अपनी बात बोल चुका तब उसकी खनकदार हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो थोड़ा अचंभित थी कि मैंने उससे सीधे शादी की बात कर ली। तो अभी तक तो हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और एक दूसरे को ढंग से समझा भी नहीं था, और एक मैं हूं कि बिना सोचे समझे उससे शादी की बात कर रहा हूं। मुझे लगा कि शायद वो मेरे बात से नाराज हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उसने झट से मुझे हाँ कर दी। उसने कहा, मैंने फिल्मों में ही देखा और सुना था कि सच्चा प्यार दिल से होकर आंखों तक पहुंचता है, लेकिन यह मेरे साथ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो एक बार
इसे मौका देकर देखते हैं। वैसे कितने दिनों के लिए तुम जाने वाले हो? महीने, 2 महीने, साल भर या फिर पूरी जिंदगी के लिए? मैं बोला, अगर पूरी जिंदगी के लिए भी जाता हूँ तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम भी मेरे साथ जिंदगी का ये सफर पूरा करना चाहती हो या नहीं। उसकी एक हाँ ने मेरे अंदर एक नया जोश डाल दिया। मैंने सोच लिया कि अब मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलकर खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर उसके घर वालों से बात करूंगा और शादी के लिए उसका हाथ मांग लूंगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर इतना ही आसान होता तो क्या ही बात थी। और सच्चा प्यार आसानी से मिल जाता तो फिर वो प्यार नहीं होता। ऐसा सिर्फ अरेंज मैरिज में होता है, लव मैरिज में कभी नहीं। लव में तो मैरिज की बात ही अंतिम चरण होती है। हम जिस जनरेशन से आते हैं उस जनरेशन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मुझे जाना ही था, इसलिए मैंने सानिया से वादा ले लिया कि वो मुझसे शादी करना पसंद करेगी या नहीं। मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद उसका मन बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर जब उसने हाँ कह दी तो मेरे दिल का डर थोड़ा कम हो गया। अगली सुबह मैं घर से चला तो साथ में मोबाइल भी लेता चला। उस फोन में सिर्फ 3 ही नंबर थे, एक घर का, दूसरा मेरे दोस्त का जिसने मुझे काम के लिए बुलाया था, और तीसरा सानिया का। आज मेरे घर से दूर जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि मेरे आंखों में सपने थे जिसे मैं जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। मुझे मालूम था कि मैं बहुत जल्द यहाँ लौटने वाला नहीं हूँ। एक बार काम में फंस गया तो फिर जाने कब मौका मिले वापस आने का। मगर लौटूंगा जरूर, ये भी जानता था। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले मैंने सानिया को फोन किया कि मैं सही दिल्ली आ चुका हूँ। फिर कहीं जाकर मैंने माँ को कॉल किया। इंटरव्यू से लेकर पोस्टिंग तक की हर एक जानकारी मैं सानिया को बताता रहा, हर एक घंटे बात करता। अंततः जब मैं सूरत के ऑफिस पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला तो भी उसे फोन करके सारी जानकारी बताई। यहाँ मैं अपने दोस्त आदित्य से मिला और उसकी जगह ले ली। दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ ज्यादा ही सही हो तो कि जब सब कुछ ज्यादा ही सही हो तो मान लो कि मुसीबत अपना मुंह बाय आपकी राह ताक रही है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक दिन सानिया का नंबर आदित्य के हाथ लग गया। बस फिर क्या था, उसके पास से दूसरे के पास और फिर तीसरे के पास। दोस्त भाई साहब, दोस्त कितने कमीने होते हैं ये बात बताने वाली तो है नहीं। तो मेरे भी दोस्त कमीनेपन में कुछ कम तो थे नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि उसने मेरे गैर जानकारी में सानिया से बात की है, और वो भी मेरा नाम लेकर। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आई। आदित्य हद से नहीं गुजर सकता था, मगर वो जो कलकत्ते में बैठा था ना, उसका कोई भरोसा नहीं था। वो कमीना लड़की पटाने में माहिर था। इसका चरित्र बिल्कुल मुझसे शादी करूंगी कि सन्नी जैसा था। इसे दोस्त की गर्लफ्रेंड चुराने और उसे पटाने में बहुत मजा आता था। जब मैंने आदित्य से पूछा कि क्या तूने विजय को भी सानिया का नंबर दे दिया है, उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसका सिर हिलाना और
उसका सिर हिलाना मेरे लिए दुनिया हिल जाने के बराबर था। मैंने झट से सानिया को फोन लगाया और कहा कि अगर तुम्हें कोई अनजान नंबर से फोन करके कहे कि उसे तुम्हारा नंबर मुझसे मिला है तो उससे बात मत करना। वो मेरा दोस्त है, साला बहुत हरामी है। तुम मुझसे बात करोगी तो तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगा। इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो पाती वो बोल पड़ी, जैसे तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया है वैसे। सानिया का यह कहना मेरे लिए चेतावनी थी कि बात मेरे हाथ से बाहर की हो चुकी है। मैं उसे जानता था। लड़कियों के सामने खुद को पेश करने का जो तरीका विजय को मालूम था वो हर किसी में नहीं होता। वो खुद को ऐसे पेश करता था जैसे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार, वफादार, होनहार और प्यार करने वाला कोई और मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ वो मुझको या किसी भी दूसरे लड़के को उसके प्रेमिका के सामने ऐसे पेश कर देगा जैसे उसके बाद भगवान ने दगाबाजों जैसे उनके बाद भगवान ने दगाबाजों के कारखाने पर ताला ही लगा दिया हो। बात अगर झूठ कहने तक सीमित रहती तो और बात थी, मगर वो सामने वाले को इस तरह से अपने शीशे में उतार लेता है कि लड़की को उसकी बातों के आगे बाकी सबकी बातें बेबुनियाद लगने लगती है। इतना ही नहीं, वो दोनों के बीच इस तरह से गलतफहमी पैदा करवा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बात तक करना छोड़ दें, और जब तक दोनों को अपनी गलतफहमी का आभास हो तब तक कामदेव अपना काम करके तमाम कर चुके होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ही उसने एक दफा कॉलेज में हमारे एक दोस्त की प्रेमिका को चुरा कर अपना काम निपटा लिया था।